साबिर हुसैन शाह BM। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं यूनिट के माहौल में ढल गया तो मुझे पता चला कि एक सिपाही जो भर्ती तो बूट मेकर हुआ था, लेकिन बाद में उसका ट्रेड तब्दील करवाकर उसे गनर बना दिया गया। उसकी एक आदत है कि वो बगैर इजाज़त 1-2 घंटे के लिए कहीं गायब हो जाता है और ज़रा अलग थलग सा रहता है। उसे बगैर बताए जाने पर कई बार सज़ा भी मिल चुकी है, लेकिन वो बाज नहीं आता। मैंने एक होशियार से सिपाही की ड्यूटी लगाई कि उसको पता भी न चले, बस तुमने उस पर हर लम्हा नजर रखनी है और जब ये बाहर जाए तो छुप कर उसका पीछा करना है और मुझे रोज रिपोर्ट देना कि ये कहाँ कहाँ गया और किस किस से मिलता है। मुझे रोजाना यही रिपोर्ट मिली कि वो आज फलां समत में जाकर एक दरख्त के नीचे बैठकर सिगरेट पीता रहा और गाने गाता रहा। कभी वो किसी तरफ निकल जाता और कभी किसी तरफ, लेकिन सिर्फ गाने गाता, सिगरेट पीता और वापस आ जाता। तहकीक से ये बात भी सामने आई कि वो कोई नशा भी नहीं करता था। उसका नाम साबिर हुसैन शाह था। मैंने उसे एक रोज़ दफ्तर में बुलाकर अपने सामने बिठाया और उससे कहा कि मुझे दफ्तर में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे पता चला है कि तुम मैट्रिक हो और तुम्हारा हैंड राइटिंग भी अच्छा है। मैं तुम्हें दफ्तर में ही एक मेज़ कुर्सी दे देता हूँ। तुम सुबह नाश्ते के बाद दफ्तर आ जाओगे। मैं तुम्हें चार्ट बनाने सिखला दूंगा। बस तुम सिर्फ चार्ट ही बनाओगे और कुछ नहीं करोगे। उसके कागजात से मुझे पता चल गया था कि वो एक डॉक्टर का बेटा था। 2-4 दिन में मैंने उससे ज़रा दोस्ताना लहजे में गपशप लगाई तो मैंने उससे पूछा कि यार एक बात तो बताओ कि तुम पढ़ाई छोड़कर आर्मी में बूट मेकर क्यों भर्ती हो गए थे? तो यूं गोया हुआ, सर क्या बताऊं, 65 की लड़ाई के फौरन बाद मैं और मेरा एक बहुत गहरा दोस्त नूर जहां के गाने सुन सुनकर घर से भागे और भर्ती के दफ्तर पहुंच गए। जब हम दोनों का नंबर आया तो अफसर ने मुझसे कहा, अब सिर्फ 2 जगहें बची हैं, एक BM की और एक VM की। तुम क्या बनना चाहोगे? मैंने झट कह दिया BM और दूसरे को उन्होंने VM भर्ती कर लिया। हम दोनों को क्या पता VM और BM से क्या बनता है। जब मैं ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा और उन्होंने फटे हुए बूट मेरे हाथ में पकड़ाए तो पता चला कि BM का मतलब बूट मेकर होता है। बस इस तरह मैं बूट मेकर और मेरा दोस्त व्हीकल मैकेनिक VM बन गया। उसके रिकॉर्ड में सुर्ख लिखाई यानी रेड एंट्री से पता चला कि एक बार भगोड़ा भी हो चुका है। उससे इस्तफसार पर उसने बताया कि बूट मेकर के लेबल ने मेरी इज्जत नफ्स को इतना मजरूह किया था कि मैं भगोड़ा हो गया था। चंद महीनों बाद यूनिट कोरंगी क्रैक कराची फायरिंग के लिए गई हुई थी। एक रोज़ अचानक बोहरी बाजार में मेरा सामना यूनिट के एक सूबेदार से हो गया। मैंने इधर उधर होने की कोशिश की तो सूबेदार ने मुझसे कहा कि घबराओ नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने बहादुरी से काम लेते हुए आर्मी से जान छुड़ा ली है। आओ कहीं बैठकर चाय पीते हैं। मैंने उसकी चकनी चुपड़ी बातों में आकर उसे अपने घर का पता भी बता दिया और ये भी बताया कि मैंने दोबारा कॉलेज में दाखिला ले लिया है। सूबेदार ने अपने नंबर बनाने के चक्कर में कर्नल साहब को जाकर बता दिया और अगले ही दिन रात गए मुझे मेरे घर से पकड़ लिया गया। जब मुझे कर्नल साहब के सामने पेश किया गया तो मैंने उन्हें अपनी सारी राम कहानी सुना दी। कर्नल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं दोबारा नहीं भागूंगा और कहा कि वो मेरे नाम से बूट मेकर का लेबल हटवा देंगे। टेक्निकल स्कूल में मेरा एक मजमून जियोमेट्रिकल ड्राइंग का भी था। मैंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। साबिर को खाने बनाकर लिखने की प्रैक्टिस करवाई। रफ्ता रफ्ता वो चार्ट बनाने में इतना माहिर हो गया कि यूनिट के तमाम चार्ट्स उसी से बनवाए जाते। सरकारी खर्च पर उसका सारा मतलूबा सामान उसे मुहैया कर दिया जाता। साबिर को हर कोई अब साबिर साहब कहकर बुलाने लगा था। वो मुझे अक्सर कहा करता कि आपने मुझे रेतली ज़मीन से उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया है। हमारी बैटरी जब मुस्तकिल तौर पर मुल्तान से खारियाँ आ गई तो नए डिवीज़न में भी बहुत जल्द उसका नाम बोला जाने लगा। खारियाँ बाज़ार में मेरा एक शनासा पेंटर था जो दुकानों के बोर्ड वगैरह लिखता था। मैंने साबिर को उससे मुतारिफ करवा दिया कि इसे भी अपना हुनर सिखला दे। साबिर 2-3 घंटों के लिए रोज़ाना उसके पास जाने लगा। उसे वहाँ से भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते और काम भी उसकी पसंद का था। बहुत जल्द वो एक बेहतरीन पेंटर भी बन गया। डिवीज़न हेडक्वार्टर के मुतालबा पर उसे वहाँ भेज दिया गया और उसे हर किस्म की सहूलियात फराहम कर दी गईं। वो मेरा बहुत एहसानमंद था।
اس کی ایک ہی تکرار ہوتی کہ سر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ ایک دن اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے اس سے کہا کہ شام کو میرے کمرے میں آ جانا، تب ہی تمہیں خدمت بھی بتاؤں گا۔ شام کو جب وہ آیا اور میں اس کی چائے وغیرہ سے تواضع کر بیٹھا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ تم گاتے بھی ہو، تمہاری یہی بہت بڑی خدمت ہوگی، مجھے کوئی اچھی سی غزل سنا دو۔ اس نے جیب سے ماچس کی ڈبیا نکالی، سینٹر ٹیبل کو کھسکا کر اپنے نزدیک کیا، ماچس اور ٹیبل کی مدد سے دھیما دھیما میوزک تخلیق کر کے غزل چھیڑ دی۔ مجھے مکیش کی اس غزل کے بول آج بھی یاد ہیں۔ تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی، یہ تیری طرح مجھ سے تو شرما نہ سکے گی۔ وہ غضب کی درد بھری آواز میں صرف مکیش کی ہی غزلیں گاتا تھا۔ اس کی آواز ساتھ والے کمروں میں گئی تو ادھر ادھر سے بھی کچھ اور افسر اس محفل میں شامل ہو گئے۔ رات کو 11-12 بجے تک خوب رونق لگی رہی۔ مجھے اس کی گائیکی کا نشہ سا ہو گیا تھا۔ کبھی میرا جی چاہتا اور کبھی میرے پڑوسی افسروں کی فرمائش پر اکثر میرے کمرے میں ویک اینڈ پر صابر شمع ہوتا اور ہم پروانے۔ صابر بھی خوش تھا کہ اسی بہانے وہ میرے کچھ کام تو آیا۔ پھر میرے بیسک کورس کا بلاوا آ گیا اور میں ایک اسکول اینٹی ایئر کرافٹ اسکول کراچی چلا گیا۔